अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों के पास मेरी? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आ रही है। तो हमने कल से स्टार्ट करने जाना चाहिए क्योंकि टाइम पूरा हो गया, 9 बज गए। तो स्टूडेंट्स आते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे। सही है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हमारा सेकेंड लेक्चर है क्योंकि लास्ट वीक हमारी लेक्चर जो है मिस हो गई थी छुट्टी की वजह से। तो आज हम दोनों लेक्चर्स के चीज़ों को पढ़ेंगे, सेकेंड और थर्ड के, क्योंकि आपकी जो सेक्शन है क्लास है वो आप लोगों से थोड़ी आगे, ठीक है, क्योंकि उनकी क्लास लास्ट वीक हुई थी और आप लोगों की क्लास नहीं हुई। तो हम आगे जाते हैं, पहले देखते हैं कि चैप्टर 1 में हमने जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा, तो उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। तो ये कोर्स कंटेंट था हमारे पास। आगे जाएंगे, हमने देखा था कि बेसिकली डेटा क्या होता है, ठीक है। क्वालिटेटिव डेटा कौन कौन से होते हैं और क्वांटिटेटिव डेटा कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है। इंफॉर्मेशन के बारे में हमने देखे थे, कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे कि बेसिकली होते क्या है, किस सूरत में जो है ना डेटा इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो डेटाबेस हमने देखा था कि डेटाबेस क्या होता है कि ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके अंदर डेटा जो है ऑर्गेनाइज या और स्ट्रक्चर जो है वे में स्टोर होते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने देखा था कि क्या होता है, कि एप्लीकेशन होता है जिसके जरिए हम लोग डेटाबेस को मैनेज करते हैं। एडवांटेजेस हमने देखी थी डेटाबेस सिस्टम की, कौन कौन सी होती हैं, और कंपोनेंट्स हमने देखे थे डेटाबेस सिस्टम के, ठीक है। अगर कोई एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं तो उस एप्लीकेशन किस तरह से डेटाबेस के साथ इंटरनेट कर रहा है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमने देखा था। तो अब आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस, ये कौन कौन से टाइप होते हैं डेटाबेस। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ मेजर जो है टाइप्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, चारों। तो सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक रिलेशनल डेटाबेस, फिर हिरार्चिकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। तो सबसे पहले हम आएंगे कि रिलेशनल डेटाबेस, जिससे मैंने ऊपर भी फर्स्ट क्लास में हमने देखा था कि डेटाबेस जो होता है रिलेशनल डेटाबेस, उसके अंदर हमारे जो डेटा है वो टेबल के फॉर्म में जो है स्टोर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, आके रोज और कॉलम्स होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोग देख लो, यहाँ पे हमारे पास दो अलग टेबल्स हैं, ठीक है। तो एक टेबल हमारे पास कौन सा है, जिसके अंदर तमाम के तमाम बुक की डिटेल्स हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा जो फर्स्ट वाला टेबल है, इस फर्स्ट वाले टेबल के अंदर हमारे पास जितनी भी डिटेल्स हैं वो तमाम की तमाम डिटेल्स बुक की हैं। जैसे इसके अंदर देखो, एक फर्स्ट फील्ड हमने लिया है बुक आईडी, सेकंड के अंदर है बुक नेम, फिर इसकी थिम है, प्राइस है, उसके बाद क्या है, लास्ट इशू डेट, ठीक है। तो ये सर बेसिकली बुक की भी नहीं है जी। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। नहीं हो रही शो स्क्रीन, हाँ सर। सॉरी। तो मैं समझा मैं शेयर कर चुका, आप शेयर हो रही है। जी यस सर। तो बता देते हैं ना, बाकी कहाँ है, इस फिगर सो रहे हैं क्या? सर, हम समझे, आप ओवरव्यू करा रहे हैं। खैर है। चलो हम टाइप्स ऑफ जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस आज पढ़ेंगे। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस तो बहुत सारे होती हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ मेजर जो है हमारे पास डेटाबेस की टाइप्स हैं। इनके अंदर रिलेशनल डेटाबेस आता है, हिरार्चिकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है। तो एक मिनट, एक और चीज, ठीक है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, रिलेशनल डेटाबेस। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है, जितने भी डेटा होते हैं वो तमाम के तमाम डेटा टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो टेबल के फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने जो है ना डेटा नजर आ रहे होंगे। हमारे पास कितने, दो टेबल्स हैं, ठीक है। एक हमारे पास किसका है, बुक का है, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या है, बुकिंग है, ठीक है।
अब देखो फर्स्ट के अंदर क्या क्या लिया हमने, बुक आईडी है हमारे पास, बुक नेम है, थीम है, प्राइस और लास्ट इशू डेट। अब अगर हम क्या करें कि सेकंड टेबल को देखें, ठीक है, तो सेकंड टेबल के अंदर क्या हो रहा है, सेकंड टेबल के अंदर हमारे पास है बुक आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी, इशू डेट। अब इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास बुक है जो फर्स्ट ऊपर वाले टेबल के अंदर, ठीक है, ये बुक किसने इशू किया है, यानी किसको इशू किया गया है। अब ये तमाम चीजें नीचे वाले टेबल के अंदर डिफाइन है। जैसे नीचे वाले टेबल के अंदर हमारे पास है कि बुक की आईडी क्या है, 1234, ठीक है, और कस्टमर नेम कौन सा है, मिस्टर विशु, और कस्टमर की आईडी कौन सी है, 1807। अच्छा, इसको इशू कब हुआ था, ठीक है, इशू की अगर बात करें तो इशू इसको हुआ था 1/7/2018, यानी 1 जुलाई 2018 को जो है ना इसको इशू किया गया। और सेकंड ड्यू डेट कब कौन सा था, 1 अगस्त 2018, यानी 1 महीने के लिए इसको ये बुक इशू किया गया था, ठीक है, और इसको कब लाना है, 1 अगस्त को वापस करना है, ठीक है, बुक। तो इस तरह से हम लोग रिलेशनल डेटाबेस के अंदर इस तरह से रिलेशन बनाते हैं। अभी तो जस्ट यहाँ पे सिर्फ 2 टेबल्स हैं, लेकिन हम क्या करेंगे कि पूरी की पूरी हम एक एप्लीकेशन हो या कुछ और सिस्टम बना रहे हो, उन तमाम सिस्टम के किस तरह से हम लोग डेटाबेस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो हमारा मकसद ये है इस सब्जेक्ट के अंदर कि डेटाबेस एनालाइज करना, और हमें क्यूरी सीखनी है कि किस तरह से जो है ना हम क्यूरीज लगाते हैं। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था रिलेशन का कि दोनों टेबल के अंदर बुक आईडी के जरिए जो है ना रिलेशन बन रहा है। और हमारे पास सेकंड आता है हिरार्चिकल डेटाबेस, ठीक है। अब हिरार्चिकल डेटाबेस कौन से होते हैं, वो तमाम डेटा है जिनके अंदर पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है कार, ठीक है। अगर कार को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करो तो कार किस तरह से डिवाइड होगा, एक तो उसकी इंजन होगी और सेकंड क्या होगी, इसकी बॉडी, ठीक है। देखो इंजन जो है ना फर्दर डिफाइन नहीं हुआ, लेकिन बॉडी को हमने और मजीद जो है ना 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया। फर्स्ट हमारे पास क्या है, केबिन, और सेकंड हमारे पास क्या है, चेसिस। देखिए जब कभी भी आप कार खरीदते हो, ठीक है, तो कार का आपको क्या मिलता है, चेसिस मिलता है, ठीक है। बहुत सारे जो बड़े बड़े जो बसेस हैं या ट्रक्स वगैरह हैं, तो जब आप परचेस करते हो तो आपको चेसिस मिलता है, ठीक है। तो चेसिस को देख के आपके पास क्या करते हो, ओके, केबिन भी होता है चेसिस के साथ जहाँ पे ड्राइवर बैठ के जो है गाड़ी को चलाता है। फिर हम क्या करते हैं, क्या चेसिस के ऊपर अपनी मर्जी का कोई भी एक बॉडी हमने जो फॉर एग्जांपल हमने एक चेसिस लिया, अब हमारी मर्जी की हमें क्या करना है, उसे किसी बस के अंदर जो है चेंज करना है, बस बनाना है या कोई ट्रक बनानी है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे। तो बॉडी बन गई, बॉडी के साथ फिर हमारे पास जो है ना इंजन भी होता है, लेकिन वो इंजन होता तो चेसिस के ही साथ है, लेकिन वो अलग पार्ट होता है, ठीक है। चेसिस अलग बनता है कंपनी के अंदर और इंजन अलग बनती है। फिर बाद में आके हम लोग क्या करते हैं, बॉडी इंजन चेसिस सब कुछ मिला के फिर हमारे पास एक कार बनती है, ठीक है। कार हो या बस हो, कुछ भी आप बोल सकते हो। यानी इस तरह से जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो अब आपका जो पेरेंट्स जो है और आपकी जो रिलेशन है किसके साथ बनी है, आपके पेरेंट्स के साथ बन रही है, ठीक है। तो आपके बच्चे होंगे तो आपके जो है क्या होगा कि उनका आपके साथ रिलेशन बनेगा। इस तरह से पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशन बनता है इसमें हायरार्चिकल डेटाबेस के अंदर। अब बात करते हैं नेटवर्क डेटाबेस की, ठीक है। तो नेटवर्क डेटाबेस के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, ई कॉमर्स वेबसाइट, यानी आपकी जो ये ऑनलाइन शॉपिंग की जो वेबसाइट्स हैं, देखिए ये आपके पास क्या है, नेटवर्क डेटाबेस है। अच्छा, इसमें सबसे नीचे देखें क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट्स है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ही होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब प्रोडक्ट्स के ताल्लुक, प्रोडक्ट्स के साथ जो है ना कौन से दो ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिनका कनेक्शन होता है। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, एक जो है सेलर है जो सेल करता है प्रोडक्ट्स को ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर, और सेकंड हमारे पास क्या होता है, कस्टमर होता है जो इन चीजों को परचेस करता है के प्रोडक्ट्स को। तो ये पूरा सिस्टम जो नेटवर्क है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे पास डेटाबेस यानी इस तरह के जो सिस्टम है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क डेटाबेस है। और आजकल आप लोगों ने बहुत सुनी होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, अगर आप लोगों ने सुना होगा, उसमें यह होता है
कि आपके लेफ्ट और राइट साइड में दो अगर बंदे ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको बोनस मिलता है। तो ये फ्रॉड भी है कुछ इस तरह से आजकल चल रहा है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, तो अभी एक एग्जांपल है नेटवर्क डेटाबेस। लास्ट हमारे पास क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस वो डेटाबेस है जो इजीली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ कनेक्ट होते हैं और यूज भी सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के साथ ही होते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो उनमें कौन कौन से लैंग्वेज आते हैं, जैसे C++ और जावा। ठीक है, तो ये दो हमारे पास क्या है, यानी बेस्ट है। ये दो हमारे पास बेस्ट हैं, क्या बोलते हैं कि डेटाबेस है जो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ जो है ना यूज होती है इजीली, और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ यूज नहीं होते। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेटाबेस थे, टाइप्स थे। ठीक है, और भी टाइप्स हैं जैसे NoSQL वगैरह, वो हम एंड में हमारे पास अलग उसका जो है चैप्टर है पूरा कंप्लीट, तो हम बाद में पढ़ेंगे। और यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन करना है डेटाबेस के टाइप्स में तो कर सकता है। सर ये जो अगर आप ऊप डेटाबेस है हम लोग सिर्फ जावा और उसमें सी में ही कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते किसी में? जावा और सी मैंने एक एग्जांपल दी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस सिर्फ उनके साथ ही इजीली जो है ना काम कर सकती है। अगर ठीक कोई सर। जैसे सी लैंग्वेज है तो उसके साथ काम नहीं करेगी, क्योंकि सी लैंग्वेज में जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस और एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं है। ठीक है, सही। अच्छा अब बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोले, रिलेशनल मॉडल इज एन अटेम्प्ट टू सिंप्लीफाई डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो रिलेशनल मॉडल है, ठीक है, इसके जरिए हमें एक हेल्प मिलता है कि इसके जरिए हमें डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। अच्छा, सेकंड क्या है कि रिप्रेजेंट ऑल डेटा इन द डेटाबेस एज सिंपल रॉ कॉलम टेबल्स ऑफ डेटा वैल्यूज। सेम बात बता रहे हैं कि रिप्रेजेंट किस फॉर्म में होती है डेटा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, रॉ कॉलम के जो है ना शेप में। ठीक है, तो रॉ कॉलम्स मिलकर टेबल्स बनाती हैं, तो जितना भी डेटा है वो तमाम के तमाम टेबल के अंदर स्टोर होते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर में। A relational database is a database divided into logical units called tables। ठीक है, डिफरेंट जो है ना टेबल्स हमारे पास होंगे जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉजिकल यूनिट्स बोलते हैं। Where tables are related to one another within the database। अगेन सेम बात रिपीट हो गई कि रिलेशनल डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो डिवाइड होता है लॉजिकल यूनिट्स में, जिसको हम लोग टेबल बोलते हैं। और सेकंड क्या है, तमाम टेबल्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है। The tables are related in a relational database, allowing adequate data to be retrieved in a single query। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक और खासियत है कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर कि हमारे पास टेबल्स तो डिफरेंट होंगे और इन तमाम टेबल्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो रिलेशन बनेगा, रिलेशन बनने के बाद हमें एक फायदा ये होगा कि हमें फॉर एग्जांपल दो या दो से ज्यादा टेबल से भी एक टाइम पे डेटा चाहिए तो हम वो भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ हम एक टेबल से जो है डेटाबेस हासिल करें, हम डिफरेंट टेबल से भी एक साथ जो है ना डेटा लेके एक टेबल के जरिए हम लोग शो करवा सकते हैं। तो ये भी जो है ना इसका एडवांटेजेस। अगेन तकरीबन सारी चीजें जो है ना रिपीट हो रही हैं कुछ टर्म्स रिलेटेड टू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके अंदर आप देखें कि क्या है, डेटा इज रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेशंस।
ठीक है, टेबल के फॉर्म में तो होता है, लेकिन तमाम टेबल्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन बना हुआ होता है। ठीक है, अच्छा, ईच रिलेशन इज डिपिक्टेड एज अ टेबल। ये तमाम रिलेशन जो है क्या होते हैं, एज अ टेबल होते हैं। तो कॉलम्स आर एट्रीब्यूट। अब एक बात याद रखना, टेबल के अंदर जितनी भी जो कॉलम्स होंगे उन कॉलम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, और रोज को हम लोग क्या बोलेंगे, टपल्स। तो डिफरेंट रोज या टपल्स जो है मिलके क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंटिटीज। अब एंटिटी हम किसको बोलते हैं, बेसिकली एंटिटी हम लोग बोलते हैं टेबल को। ठीक है, कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, रोज को हम लोग टपल्स बोलते हैं, और एंटिटी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, टेबल। So every table is a set of attributes that are taken together as a key, यानी technically a super key, which uniquely identifies each entity. अच्छा, अब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर एक और चीजें होती है जिनको हम लोग बोलते हैं कीज। ठीक है, अब कीज किस लिए हम लोग यूज करते हैं, कीज जो हम लोग यूनिकली किसी भी एक रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए हम लोग कीज लगाते हैं अपने डेटा के अंदर। ठीक है, तो आगे जाके इसका एक अलग चैप्टर है कि टाइप्स ऑफ कीज कौन कौन सी होती हैं, उनको किस लिए हम लोग यूज करते हैं, और किस तरह से जो है हम यूज करेंगे, और कितने एट्रीब्यूट्स हमें यूज मिला के यूज करेंगे जब जाके की बनती है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में थोड़ा सा मैं बताऊंगा प्राइमरी की के बारे में, कि प्राइमरी की होता क्या है, किस तरह से हम लोग टेबल के अंदर प्राइमरी की बनाते हैं। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट भी हम लोग देखेंगे कि किस तरह से होगा। तो फीस का भी एक बड़ा जो है ना अपना एक चैप्टर है कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम तो देखें टर्म्स रिलेटेड टू रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जब से हम लोग बोले ना कि रिलेशन टेबल्स होती हैं, रिलेशन बनती है, तो अब यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप लोगों के सामने जो हमारे पास क्या है, 4 टेबल्स हैं। ठीक है, अब टेबल्स के नाम क्या है, सबसे फर्स्ट जो टेबल है हमारे पास कस्टमर टेबल, सेकंड हमारे पास कौन सा है, आइटम्स है हमारे पास यहाँ पे, और थर्ड में हमारे पास है ऑर्डर डिटेल्स, और फोर्थ में हमारे पास है ऑर्डर अगस्त, यानी वो तमाम ऑर्डर्स जो अगस्त के महीने में हुए। अच्छा, सबसे पहले हम कस्टमर टेबल को देखते हैं। तो कस्टमर टेबल के अंदर हमने कौन कौन से इंफॉर्मेशन कस्टमर की जो है स्टोर की है, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, और लास्ट में हमारे पास क्या है, फोन नंबर। ठीक है, ये 3 हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन है, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम और फोन नंबर की। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड। सेकंड हमारे पास कौन सा है कि आइटम नंबर। ठीक है, आइटम्स के बाद हमारे पास क्या है, आइटम नंबर, यानी ये क्या है, आइटम की आईडी है। ठीक है, जिसके जरिए हम लोग आइटम्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या हमारे पास डिस्क्रिप्शन, और थर्ड हमारे पास क्या है, प्राइस। अब यहाँ पे देखें आइटम की जो आईडीज हैं वो भी यूनिक है, इसमें डुप्लीकेशन कुछ नहीं है। ठीक है, और कस्टमर नंबर के अंदर यहाँ पे आपको जो है ना डुप्लीकेशन नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको नीचे बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक और टेबल है जिसके अंदर है ऑर्डर्स की डिटेल, कि कौन से यूजर ने कौन सा आइटम जो है ऑर्डर किया है। अब फॉर एक एग्जांपल ऑर्डर नंबर हमारे पास क्या है, 101। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ऑर्डर अगस्त में देखें। ठीक है, तो ऑर्डर अगस्त में जब आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर नंबर, जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि यूनिक डेटा है, सारी कोई डुप्लीकेशन नहीं है। तो ऑर्डर डेट में डुप्लीकेट हो सकती है, क्योंकि एक सेम डेट में बहुत सारे कस्टमर जो है हमें ऑर्डर कर सकते हैं। और थर्ड में हमारे पास क्या है, कस्टमर नंबर। ठीक है, देखें कस्टमर नंबर कहाँ से आ रहे हैं, कस्टमर टेबल के अंदर जो कस्टमर नंबर है, सेम जो है डेटा यहाँ पे ऑर्डर अगस्त के अंदर आ रहे हैं, कि कौन से कस्टमर ने कौन सा ऑर्डर किया। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास क्या कस्टमर नंबर 002, तो फर्स्ट हमारे पास है 002। ठीक है, इसने कब ऑर्डर किया था, 2 अगस्त 2012 में, और ऑर्डर नंबर क्या है इसका, 101। अब हम आते हैं ऑर्डर डिटेल के अंदर। जो 101 ऑर्डर नंबर है इसको देखते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर डिटेल के अंदर हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, 101। तो 101 देखें, 2 रोज हैं इसके अंदर, 2 रिकॉर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 101 जो ऑर्डर हमारे पास है इसके अंदर आइटम नंबर कौन सा है, HW3। HW3 के अंदर कौन सा प्रोडक्ट है, माउस है, और इसकी, ठीक है क्या है, माउस है, और इसकी प्राइस क्या है हमारे पास, 800।
यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इस टेबल के अंदर? यस मेन सर। काम यहाँ पे हो रहा है ऑर्डर अगस्त और ऑर्डर डिटेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑर्डर हमने लिया 101, ठीक है। 101 लेने के बाद जब हम आते हैं यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स के अंदर, ठीक है, तो जैसे हम लोग ऑर्डर डिटेल्स के अंदर आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास देखे कि दो आइटम्स यहाँ पे ऑर्डर किए हैं, ठीक है, 101 वाले ने। तो आइटम सबसे पहले क्या है कि SW3 और सेकंड है SW1। तो SW3 के अंदर हमारे पास माउस है और SW1 के अंदर ऑफिस स्वीट। अब इनकी प्राइस भी हमारे आगे लिखी हुई है और यहाँ पे ऑर्डर डिटेल्स के अंदर हमारे पास क्या है, इनकी क्वांटिटीज हैं, ठीक है, एक की 150 और एक 50। तो यानी इस तरह से हम लोग रिलेशन बनाएंगे, जितनी भी एप्लीकेशंस बनती हैं आपके नॉर्मली आप यूज करते हो, तो इन तमाम के पीछे इस तरह से जो है ना रिलेशन बने हुए रहते हैं एक दूसरे के साथ। तो हम भी इंशाल्लाह आगे जाके जो है ना एक सिस्टम बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग रिलेशन बाकायदा करेंगे, किस तरह से रिलेशन बनते हैं, और एंटिटी रिलेशन डायग्राम के जरिए भी हम इन रिलेशंस को जो है रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो आगे जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंटिटी। एंटिटी मैंने पहले बताया कि एंटिटी हमारे पास क्या होती है, टेबल्स को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन में जाए तो डेफिनेशन में ये बता रहे हैं कि एक एंटिटी क्या है, कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे पर्सन, प्लेस, थिंग, ऑब्जेक्ट, इवेंट, और इवन अ कॉन्सेप्ट विच कैन बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई, यानी यूनिकली आइडेंटिफाई हो। अब फॉर एग्जांपल इसका द एंटिटीज इन अ यूनिवर्सिटी आर स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स एंड कोर्सेज, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें क्या आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फैकल्टी मेंबर्स आ रही हैं और कस्टमर आ रहे हैं। अगर हम ऑनलाइन या ई कॉमर्स की बात करें तो ई कॉमर्स के अंदर क्या होते हैं कि प्रोडक्ट्स होती हैं, कस्टमर्स होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तमाम क्या हमारे पास एंटिटीज हैं, यानी जितनी टेबल्स जो हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बनेगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटिटीज। अच्छा, ईच एंटिटी एज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स नाउन एज अ एट्रीब्यूट, ठीक है। तो हर टेबल के अंदर कुछ हमारे पास कॉलम्स होती हैं, जिन कॉलम्स को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। तो सेम इसी तरीके से बता रहे हैं कि हर एक एंटिटी के पास जो है ना कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी उसके कुछ करेक्टर होते हैं जिनको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट एंटिटी माइट इंक्लूड एट्रीब्यूट्स लाइक स्टूडेंट नंबर, name and gender. Each attribute should be named appropriately. अच्छा, अब पहले हमने क्या देखा कि एंटिटी क्या होती है, तो स्टूडेंट, फैकल्टी मेंबर्स और कोर्स। अब यहाँ पे एग्जांपल हम एक दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हम अगर स्टूडेंट्स को उठाते हैं, ठीक है, तो स्टूडेंट्स के कौन कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें ज़रूरत है, ठीक है, यानी हमारी यूनिवर्सिटी को ज़रूरत है, तो वो तमाम के तमाम क्या होंगे, हमारी एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बनेगा स्टूडेंट आईडी, जिसके जरिए हम लोग जो है ना स्टूडेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके। सेकेंड, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट फादर नेम हो सकता है, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, एडमिशन डेट हो सकता है, और कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये तमाम के तमाम क्या हो जाएंगे, स्टूडेंट टेबल के एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे। सेकेंड लास्ट पॉइंट अगर आप देखें तो क्या बोलेंगे, आ ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड एंटिटीज बिकम्स एन एंटिटी सेट, यानी अगर एक पूरा ग्रुप है एंटिटीज का, एक से ज्यादा एंटिटीज हैं आपस में रिलेशन है, तो उसको हम लोग एंटिटी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। ईच एंटिटी सेट इज गिवन अ नेम, द नेम ऑफ द एंटिटी सेट रिफ्लेक्ट्स द कंटेंट्स, ठीक है। जैसे एंटिटी सेट को हम लोग नेम देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास ऐसा ही होता है ना, सबसे पहले हमारे पास डेटाबेस होते हैं, उसके बाद फिर टेबल्स होती है जिसे हम लोग एंटिटी बोलते हैं, उसके बाद हमारे पास जो है टपल्स होती हैं जिन्हें हम लोग रो बोलते हैं, और कॉलम्स होते हैं जिनको हम लोग एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबका एक दूसरे के साथ जो है रिलेशन बना हुआ होता है। अच्छा, thus the attributes of all the students of the university will be stored in an entity set called student, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना बता रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स हैं वो कहाँ पे सेव होंगी, स्टूडेंट के टेबल के अंदर सेव होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है टेबल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अगर आप नीचे डायग्राम्स को देखो तो यहाँ पे जो है ना सारी चीजें डिफाइन की गई हैं। जैसे ये पूरा एक टेबल जो बना हुआ है हमारे पास, तो ठीक है, ये किसका टेबल है, एम्प्लॉय का।
तो इस टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। और सेकंड हमारे पास जो एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ और एम्प्लॉय डेट ऑफ ज्वाइन, ये तमाम के तमाम हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स है। तो इस तरह से हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं इस टेबल के अंदर, जो है ना एक एंटिटी है। और टपल्स हमारे पास कितने, टपल्स हम किसको बोलते हैं, रोज को, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे टोटल 5 टपल्स है हमारे पास। तो थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या बता रहे हैं टेबल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। द एक्सेस एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा इज फैसिलिटेटेड बाय द क्रिएशन ऑफ डेटा रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अ कंस्ट्रक्ट नाउन एज अ टेबल, ठीक है। तो डेटा मैनिपुलेशन को हम लोग किस तरह से कर सकते हैं और एक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है इन तमाम के एक दूसरे के साथ जो इनका रिलेशन बनेगा, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर सकता है कि हम किस तरह से डेटा को रिट्राइव या एक्सेस या मैनिपुलेशन कर सकते हैं। A table contains a group of related entities. A set is an entity set. ठीक है, ग्रुप ऑफ, अब बोले कि टेबल्स जो है, टेबल के अंदर भी जो है ग्रुप ऑफ रिलेटेड एंटिटीज हो सकती हैं। और सॉरी, यहाँ पे तो डेटाबेस आना चाहिए था कि डेटाबेस के अंदर जो रिलेटेड एंटिटीज होंगी जिनका एक दूसरे के साथ रिलेशन बनेगा, ठीक है। द टर्म्स एंटिटी सेट एंड टेबल आर ऑफन यूज्ड इंटरचेंजेबली। सर लास्ट में क्या, टेबल इज आल्सो कॉल्ड अ रिलेशन, ठीक है। हम टेबल को रिलेशन भी बोलते हैं, सिर्फ सिंगल टेबल जो टेबल है हमारे पास। द रोज आर नाउन एज अ टपल्स, द कॉलम आर नाउन एज अ एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब से शुरू से सेम चीजें रिपीट होती हुई आ रही, ठीक है। डेटाबेस था, उसके बाद डेटाबेस रिलेशनल मैनेजमेंट सिस्टम था, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर उसके बाद हम लोग आए टेबल्स के अंदर। टेबल के अंदर हमारे पास क्या थी, टपल्स थी, टपल्स के अंदर और एंटिटीज थी, एंटिटीज के अंदर हमारे पास टपल्स थी और एट्रीब्यूट्स थे। तो डेटाबेस के अंदर यही चीजें थी। तो इसकी पूरी समरी है कि हमने क्या देखा, डेटाबेस क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है, स्टोर होते हैं इसके अंदर, ठीक है, फॉर्म ऑफ टेबल। डेटा मॉडल डिस्क्राइब करता है एक कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा एंड द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम दैट कंटेनर, ठीक है। जो डेटा मॉडल होता है जो डिस्क्राइब करता है किस तरह से जो है ना आपको डेटा स्टोर होगा डेटाबेस के अंदर और किस तरह से प्रोसेस होगा। अच्छा, database management system is a collection of programs that enables the user to store, modify and extract information from a database, ठीक है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है जिसके यूज करके आप लोग इजीली स्टोर, मॉडिफाई और एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इंफॉर्मेशन को डेटाबेस के साथ। तो a relational database management system is a suite of software programs for creating, maintaining, modifying and manipulating a relational database, ठीक है। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसके जरिए हम लोग इजीली क्रिएट, मेंटेन, मॉडिफाई और मैनिपुलेट कर सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस को। A relational database is divided into logical units called tables, ठीक है। These logical units are irrelated to each other within the database. तो इसके बाद क्या था कि the main components of a relational database system are entities and tables, ठीक है। एंटिटीज और टेबल्स हैं, तो ये बेसिकली सेम ही चीज है, एंटिटी और टेबल। In a relational database management system, a relation is given more importance, where in case a database management system, entities are given more importance and there is no relation established among these entities. तो ये एक समरी है जो हमने पढ़े हैं, जो फर्स्ट लेक्चर और आज सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने जो चीजें पढ़ी हैं, तो इनकी क्या एक रिलेशन है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, वरना इसके बाद जो है ना हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे। नो कंटिन्यू क्वेश्चन सर। तो अच्छा, आप लोगों ने फाइल सिस्टम पढ़ा है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, कि फाइल के अंदर किस तरह से डेटा स्टोर होता है, किस तरह से डेटा रिट्राइव होता है, सी लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप लोगों ने पढ़ी है फाइल सिस्टम? नो सर।
नो सर। ये किस तरह से हम टेक्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं, रीड करते हैं? चले, थोड़ा फाइल सिस्टम ये होता है कि बेसिकली आप कोई भी टेक्स्ट फाइल के अंदर जो है ना, आप डेटा को स्टोर करवा रहे होते हो, ठीक है। आप उसके अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके डेटा को रीड भी कर सकते हो, डेटा इंसर्ट भी करवा सकते हो, डेटा को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कितने फायदे हैं जो हमारे पास फाइल सिस्टम के अंदर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या है, ड्रॉबैक्स ऑफ फाइल सिस्टम। सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइल सिस्टम के ड्रॉबैक्स बेसिकली कौन कौन सी हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है, डेटा रिडंडेंसी। अच्छा, अगर हम डेटा रिडंडेंसी की बात करें तो रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि फाइल सिस्टम के अंदर सबसे पहला जो ड्रॉबैक है डेटा रिडंडेंसी है। तो डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी फाइल सिस्टम के अंदर डेटा की डुप्लीकेशन हो, यानी सेम डेटा बार बार क्या हो रहा है हमारे पास, इंसर्ट हो रही है, ठीक है। सेकंड क्या है, लेट्स से वी आर मैनेजिंग द डेटा ऑफ अ कॉलेज वेयर अ स्टूडेंट इज इन्वॉल्व फॉर 2 कोर्सेज। अब इसकी एग्जांपल हम समझने की इस तरह कोशिश करेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल कि हम लोग किसी भी एक कॉलेज का जो है ना डेटा अपने पास मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। और उस कॉलेज के अंदर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो 2 कोर्सेज के अंदर इनरोल होती है। और ये बात याद रखना, हम लोग फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टूडेंट है और 2 कोर्सेज के अंदर इनरोल हो गया। अच्छा, द सेम स्टूडेंट डिटेल इन सच केस विल बी स्टोर्ड ट्वाइस। अब इसके अंदर क्या होगा कि स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, वो भी 2 टाइम्स हम लोग इंसर्ट करेंगे अपने डेटा के अंदर। अब यहाँ से अंदाजा लगा लो कि जैसे आप लोग सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, ठीक है। आप लोग 6 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, यानी 6 सब्जेक्ट्स, और उसके बाद कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट्स आपके पास होते हैं जिनके अंदर लैब होती है, ठीक है। यानी 6 सब्जेक्ट्स प्लस आप समझ लो कि 3 आपके पास ऐसे सब्जेक्ट्स है जिनके अंदर लैब भी है। अब इसमें बड़ा डिसएडवांटेज क्या होगा, फॉर एग्जांपल के 6 और 3 टोटल कितने हो गए, 9। अब वो फॉर एग्जांपल 4 सेमेस्टर के अंदर आपको 6 सब्जेक्ट्स और 3 लैब के अंदर इन्वॉल्व होना है। तो फाइल सिस्टम के अंदर क्या होगा कि आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन 9 दफा जो क्या होगी, इंसर्ट होगी फाइल सिस्टम के अंदर। यानी जब 9 टाइम्स मेरा डेटा जो है सेम पर्पस के लिए जो है फाइल सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहा है, तो इससे मुझे नुकसान कौन कौन से हो रहे हैं कि एक तो मेरी स्टोरेज ज़ाया हो रही है, ठीक है। और सेकंड जो है ना, कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़े, जाहिर सी बात है, स्टोरेज ज़्यादा होगी तो हमारे हार्ड ड्राइव जल्दी फुल होंगे, जल्दी फुल होंगे तो हमें नए हार्ड ड्राइव परचेस करके लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, द सेम स्टूडेंट डिटेल इन सच केस विल बी स्टोर्ड ट्वाइस, यानी 2 दफा होगी, विच विल टेक मोर स्टोरेज देन नीडेड। जितनी स्टोरेज की जरूरत है उससे ज्यादा जो है ना ये स्टोरेज स्पेस लेगी। तो डेटा रिडंडेंसी ऑफन लीड्स टू हायर स्टोरेज कॉस्ट एंड पुअर एक्सेस टाइम। एक तो कॉस्ट भी बढ़ गया और इसका एक्सेस टाइम भी क्या हुआ, बहुत कम हुआ। यानी बहुत देर के बाद, बहुत टाइम लगाने के बाद जो हमें क्या हो रहा है, डेटा रिसीव हो रहे होंगे। तो यहाँ ये समझ में आया डेटा रिडंडेंसी। तो आप लोग कम्युनिकेशन करोगे मेरे साथ तो फिर मजा आएगा, वैसे नहीं आएगा। यस तो ये सर। समझ जी में सर, आया जी डेटा, सर, समझ में आ गया। ठीक है। जी सर। तो अब आते हैं डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी, ठीक है, जिसका मतलब है कि डिफरेंट, ठीक है, अलग कुछ। अच्छा, डेटा रिडंडेंसी लीड्स टू डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। अब इसमें क्या हुआ कि डेटा रिडंडेंसी की वजह से ही डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी जो है हमारे डेटा के बेस के अंदर या डेटा के अंदर आ जाती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सेम एग्जांपल लेंगे जो हमने डेटा रिडंडेंसी के अंदर एग्जांपल देखी है, कि जिसके अंदर अगर एक स्टूडेंट जो है 2 कोर्सेज के अंदर एनरोल हो रहा है, ठीक है, तो स्टूडेंट को डेटा में 2 टाइम्स जो है एंटर करना पड़ रहा है, ठीक है, टेबल के अंदर अपने। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल ये है कि अब हम ये चाहते हैं कि रिक्वेस्ट किया है स्टूडेंट ने, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पहले लियारी में रह रहा था, अब स्टूडेंट जो है ना शिफ्ट हो गया केमाड़ी चला गया,
अब स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरा जो एड्रेस है अब आप चेंज कर दो अपने डेटाबेस के अंदर, क्योंकि मैं लियारी से शिफ्ट होके पुरंगी चला गया हूँ या कहीं और चला गया हूँ। ठीक है, अच्छा अब इस सूरत में देखो क्या होगी, इस सूरत में देखो क्या होगी, इस सूरत में ये हो रहा है कि अब जो एड्रेस है, एक मिनट, ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये हो रहा है कि अपडेट स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया, ठीक है, स्टूडेंट के रिक्वेस्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, अपने डेटाबेस के अंदर चेंजिंग करनी है एड्रेस की। अब फॉर एग्जांपल के स्टूडेंट के डेटा हमारे पास कितने, 2 हैं, ठीक है। अब वो कभी ऐसा हो गया कि हमने डेटा चेंज तो किया स्टूडेंट का, लेकिन 2 की जगह हमने एक रिकॉर्ड के अंदर स्टूडेंट का जो एड्रेस है वो चेंज कर दिया, लेकिन एक हमारे पास ऐसा भी डेटा है, रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, जहाँ पे उसकी जो एड्रेस है वो पुरानी है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी, यानी सेम स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन के अंदर जो है चेंजिंग है, यूनिक है, दोनों सेम नहीं है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी। अच्छा, डेटा आइसोलेशन, बिकॉज डेटा आर स्कैटर्ड इन वेरियस फाइल्स, तो डेटा जो है ना डिफरेंट फाइल्स के अंदर स्टोर होता है। जैसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक डेटाबेस बना के डिफरेंट टेबल्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिफरेंट रिलेटेड डेटा के लिए हम लोग डिफरेंट फाइल्स बना रहे हैं, एंड फाइल्स में भी इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, तो फाइल की फॉर्मेट्स भी जो है ना डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि राइटिंग न्यू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रिट्राइव द अप्रोप्रिएट डेटा इज डिफिकल्ट, कि हर डेटा के लिए जो है ना आप क्या करो, अलग से जो है ना प्रोग्राम लिखो डेटा को रिट्राइव करने के लिए। अब रिट्राइव किसको बोलते हैं, कि डेटा को शो करवाने के लिए, तो इसलिए जो है ना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिपेंडेंसी ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम। अच्छा, अब जैसे हमने पीछे देखा कि डिफरेंट फाइल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डेटा के लिए, तो अब क्या है, डिपेंडेंसी ऑन एप्लीकेशन प्रोग्राम। अगर आप फाइल के अंदर चेंजिंग करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के अंदर भी जाके कोडिंग करके चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो सबसे बड़ा जो है ना डिसएडवांटेजेस है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, एटॉमिसिटी इश्यूज। अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना एक चीज देखनी है, एटॉमिसिटी इशू क्या है, कि एटॉमिसिटी ओवर ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल आप बैंक की एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो बैंक से अंदर क्या होती है, सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, ठीक है। एक सेंडर होता है और एक रिसीवर होता है, ठीक। तो अब एटॉमिसिटी इश्यूज को हम लोग इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास 2 यूजर हैं, ठीक है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। अब जो हमारे पास यूजर ए और सेंडर होगा और यूजर बी हमारे पास होगी रिसीवर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक और बात के, इसके अंदर क्या होती है, डेबिट और क्रेडिट होती है, ठीक है। हमने बैंक के जो सिनेरियो है उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रही है, उनके अंदर 2 और भी चीजें हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट, एक होता है हमारे पास क्रेडिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल यूजर ए को $100 सेंड करने हैं यूजर बी को, यानी यूजर ए क्या करेगा, डेबिट करेगा, ठीक है, और क्रेडिट किसके अकाउंट में जाएगी, यूजर बी के अकाउंट में, ठीक है। फॉर एग्जांपल के यूजर ए ने डेबिट की अपने अकाउंट से $100 यूजर बी को, लेकिन बीच में क्या हो गया कि जैसे ही यहाँ से सेंड हो गए यूजर ए के अकाउंट से $100 जो है ना काट लिए गए, और उसके बाद क्या हुआ, हमारा सिस्टम बैठ गया, काटने के बाद सिस्टम बैठ गया, लेकिन ये जो $100 था वो यूजर बी के अकाउंट में नहीं पहुंचा, ठीक है। इन दोनों के ट्रांजेक्शन होने के बीच में जो है ना सिस्टम हमारा डाउन हो गया। अब इसमें देखो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या हुआ कि यूजर ए ने जो $100 सेंड किए हैं, यूजर ए के अकाउंट से तो $100 कट गए, लेकिन यूजर बी को मिले नहीं। अब बीच से क्या हो गया, गायब हो गया, बैंक वालों को फायदा हो गया इसमें, ठीक है। अच्छा, इन सच केस द रोल बैक ऑफ ऑपरेशन शुड अकर टू मेंटेन द एटॉमिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एक रोल बैक ऑपरेशन होता है, ठीक है, जो क्या करता है कि ऑटोमेटिकली ये जो हमारे पास अभी जो एरर आया था कि यूजर ए ने $100 सेंड किया यूजर बी को,
लेकिन जब सेंड किए तो यूजर ए के अकाउंट से $100 कट हो गए, लेकिन यूजर बी के अकाउंट में अभी तक नहीं पहुंचे, बीच में सर्वर डाउन हो गया। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये एक बड़ा एडवांटेजेस है कि क्या होता है कि ऑटोमेटिकली डेटा दोबारा से चला जाता है, यूजर ए के अकाउंट में चला जाएगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल दूं, अगर आप लोगों के साथ एटीएम यूज करते वक्त कभी ऐसा हुआ हो कि आप क्या कर रहे हो, आपने एटीएम डाला, अपना पासवर्ड लगाया, पैसे भी जो है ना आपने सेलेक्ट किए कि कितने पैसे निकालने हैं, आपका प्रोसेस हो जाता है, आपके मोबाइल में मैसेज भी आ जाता है कि आपके अकाउंट से इतने पैसे जो है ना इस टाइम पे निकाल दिए गए। लेकिन आपको एटीएम मशीन पैसे नहीं देती, बल्कि आपको दोबारा से कार्ड रिटर्न करके थैंक यू बोल के हाँ चली जाती है, ठीक है, बस बंद हो जाता है प्रोसेस। तो आपने देखा होगा कि पहले ये होता था कि आपको ब्रांच में जाना होता था, तो ब्रांच वाले क्या करते थे, रिटर्न करते थे, ठीक है, उन पैसों को। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्या हो रहा है कि ऑटोमेटिकली जो है आपके अकाउंट में उसी टाइम यानी 2 मिनट या 5 मिनट के अंदर आपके अकाउंट में डायरेक्ट अगेन वापस आ रहे हैं। तो ये रोल बैक है कि हुआ क्या, आपने ट्रांजेक्शन किया, आपको पैसे नहीं मिले किसी वजह से, हो सकता है सर्वर का इशू हो, या हो सकता है जो है उस एटीएम के अंदर पैसे ना हो, लेकिन आपको दोबारा रिटर्न आपके अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना ऑटोमेसिटी इशू थे कि ऑटोमेसिटी बेसिकली होता है क्या है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो है ना बीच में रुक जाए। अच्छा, डेटा सिक्योरिटी, डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि सारा का सारा आपके जो है ना बहुत से कस्टमर वगैरह के पर्सनल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे स्टोर होते हैं। तो डेटा सिक्योरिटी बिल्कुल लाजमी है। डेटा सिक्योरिटी हमें किस तरह करना है कि अपने डेटा को किसी भी अनऑथोराइज पर्सन या अनऑथोराइज एक्सेस से रोकना है, यानी वो पर्सन जिसको परमिशन नहीं है कि वो डेटा को एक्सेस कर सके, ठीक है, उससे हमें बचाना है अपने डेटा को। अच्छा, अब इसके एग्जांपल क्या है कि अगर एक स्टूडेंट है हमारे यूनिवर्सिटी के कैंपस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, तो स्टूडेंट को कभी भी ये अलाउ नहीं होगा कि वो कहाँ अपने टीचर्स की इंफॉर्मेशन को देखे, टीचर्स की सैलरी को देखे, ठीक है, या वो मार्क्स अपलोड कर सके किसी भी सब्जेक्ट के। तो ये सारी चीजें अलाउ नहीं होते हैं स्टूडेंट को। तो इस तरह से जो है ना हम सिक्योरिटी लगाते हैं, सिर्फ टीचर्स की चीजें तो टीचर्स देख सकता है, और स्टूडेंट की चीजें स्टूडेंट ही देख सकता है। अगर टीचर्स की चीजें स्टूडेंट देखे तो इसमें क्या हो जाएगी कि हमारा डेटा सिक्योर नहीं है, क्योंकि कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, कुछ अलग एक्सेस होते हैं टीचर्स के। अब यहाँ पे आते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम, ठीक है, कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो है एडवांटेजेस कौन कौन से हैं फाइल सिस्टम के ऊपर। सबसे पहले क्या बोलते हैं कि नो रिडंडेंट डेटा, ठीक है, यानी जो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा है वो नहीं होता डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। अब किस तरह से नहीं होता, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन का भी एक पूरा चैप्टर है आपके पास, उसके अंदर आप पढ़ोगे। अच्छा, उसके बाद उसके क्या होता है कि डुप्लीकेशन डेटा नहीं होती तो डेटा जब हमारा क्या होता है स्टोरेज सेव होती है, यानी स्पेस कम होता है, और जो एक्सेस टाइम है वो भी इम्प्रूव होता है, यानी बहुत फास्ट होती है एक्सेस टाइम। अच्छा, डेटा इनकंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, जब हमारे पास डेटा पूरा नॉर्मलाइज है ना, तो उस सूरत में क्या होगा कि डेटा इनकंसिस्टेंसी भी नहीं होगी, और डेटा की इंटीग्रिटी भी जो है बरकरार रहेगी, ठीक है। अब इंटीग्रिटी की बात करें तो बेसिकली इंटीग्रिटी क्या होता है, देखो सिक्योरिटी के अंदर तीन चीजें होती हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, हम क्या करते हैं, तीन चीजें होती हैं इसके अंदर, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब सबसे बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी से क्या होता है कि कॉन्फिडेंशियल डेटा, अब कॉन्फिडेंशियल डेटा को आप क्या करोगे, वो डेटा होता है कि कॉन्फिडेंशियल, फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी को वो एक ईमेल कर रहा हूँ, ठीक है, अगर वो ईमेल इंटेंडेड रिसीवर यानी जिस बंदे को मैंने सेंड किया है उस बंदे को ही बंदा ही रिसीव करेगा, तो इसका मतलब क्या कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार हुई, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने अगेन नई एग्जांपल लेंगे कि मैंने एक ईमेल सेंड किया, तो रिसीवर को रिसीव होने से पहले बीच में किसी ने अगर चेंजिंग कर दी, ठीक है, तो इससे देखो कॉन्फिडेंशियलिटी तो जा रही है। कॉन्फिडेंशियलिटी कहाँ पे खत्म हुई, जब उस बंदे ने उसको रीड किया मैसेज को या इस ईमेल को देखा। और सेकंड हमारे पास क्या कहता है कि इंटीग्रिटी, जब आप उस मैसेज के अंदर चेंजिंग करते हो तो इसका मतलब क्या है कि इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो इंटीग्रिटी क्या बोलता है
कि जो डेटा मैं सेंड कर रहा हूँ सेम वही डेटा क्या हो जाके रिसीवर को मिले, उसके अंदर कोई भी चेंजेस ना हो। ठीक है, तो डेटा कंसिस्टेंसी एंड डेटा इंटीग्रिटी ये दोनों क्या हो रहे हैं, यानी अप्लाई हो रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर इसकी वजह से हो रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करने के बाद हो रहे हैं। तो डेटा सिक्योरिटी के अंदर हमारे पास क्या है, इट इज इजियर टू अप्लाई एक्सेस कांस्टेंट इन डेटाबेस सिस्टम सो दैट ओनली ऑथराइज्ड यूजर इज एबल टू एक्सेस द डेटा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेस रूल्स बनाएंगे। ठीक है, रूल अप्लाई करेंगे अपने डेटा के ऊपर, ताकि जिस यूजर को जो एक्सेस देनी है या कोई यूजर जिस डेटा के लिए ऑथराइज है सिर्फ उसको वही डेटा जो है शो होने चाहिए, उसके अलावा और किसी भी डेटा को एक्सेस ना कर सके। Each user has a different set of access. Those data is secured from the issues such as identity theft, data leaks and misuse of data. जब हर यूजर सिर्फ अपने अथोराइज डेटा को देख सकता है तो उससे बहुत सारी चीजों का जो है ना फायदा होगा हमें, कि डेटा मिसयूज नहीं होगा, आइडेंटिटी थेफ्ट नहीं होगी, यानी किसी भी यूजर की इंफॉर्मेशन को कोई चोरी नहीं कर सकता, और डेटा डेटा जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन से लीक भी नहीं होगा और इसकी मिसयूज भी नहीं हो सकती। ठीक है, जब आप ये सारी चीजें अप्लाई करोगे। प्राइवेसी लिमिटेड एक्सेस मींस प्राइवेसी ऑफ डेटा। ठीक है, जब आप किसी को लिमिट डेटा दोगे तो उसके क्या होगा कि डेटा की प्राइवेसी भी रहेगी। अच्छा, इजी एक्सेस टू डेटा, डेटाबेस सिस्टम मैनेजेस डेटा इन सच अ वे so that the data is easily accessible with fast response time। ठीक है, तो डेटा जो है ना टेबल्स की फॉर्म में शो होता है, इसलिए एक्सेस करना भी इसको इजी है और बहुत फास्ट भी इजी हो सकता है, फास्टली जो हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं डेटा को। अब डेटाबेस के अंदर हम लोग इजी रिकवरी भी कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, सिंस डेटाबेस सिस्टम कीप्स द बैकअप ऑफ डेटा, जैसे आपको पता है कि डेटा के बैकअप भी हम लोग बना सकते हैं डेटाबेस के अंदर। इट इज इजियर टू डू अ फुल रिकवरी ऑफ डेटा इन केस ऑफ अ फेल्यूर। ठीक है, अगर कोई भी फेल्यूर आ जाती है हमारे सिस्टम के अंदर तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इजीली अपने डेटा को रिकवर भी कर सकते हैं। अच्छा, और डेटाबेस सिस्टम जो है ना मोर फ्लेक्सिबल है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम से। तो ये हमारे पास कुछ थे कि डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स कौन कौन सी हैं हमारे पास फाइल सिस्टम की, और सेकंड हमारे पास क्या थी कि एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और फाइल सिस्टम, यानी जो एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। तो ये हमारे पास जो है ना एक, अब यहाँ से अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? नो सर। और दूसरे स्टूडेंट्स हो रहे हैं क्या? नो सर। नहीं सर, इधर है। ठीक है, तो अब ये करते हैं कि थोड़ा 15 मिनट हम लोग ये रेस्ट रहते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट बाद हम लोग अपना लैब स्टार्ट करेंगे। सही है, तो बाकी जो है ना हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे ये क्लास वगैरह। ठीक है, तो 15 मिनट बाद अगर सेम लिंक होगा आपका तो आप लोग ज्वाइन करोगे क्लास। ठीक है, ओके सर। जी सर। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा।